नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील है। दोषियों पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने तमिलनाडु से श्रीसन मेडिकल्स के मालिक रंगनाथन को गिरफ्तार किया। रंगनाथन की गिरफ्तारी को इस केस की जांच में अहम सफलता मानी जा रही है। शुरुआती कार्रवाई के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा के अफसरों पर कार्रवाई की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर ना हो। उनका कहना है कि कोई असहाय महसूस न करे। जनता के सुख दुख में राज्य सरकार हमेशा सहभागी है। सीएम ने कहा कि मैं भारी मन से कह रहा हूं कि कोई चूक होती है तो दुख होता। छिंदवाड़ा की घटना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नागपुर भी पहुंचे और एमपी के कफ सिरप बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर भर्ती बच्चों का हालचाल जाना। इससे पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे थे और जो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके परिजनों से संवेदनाएं भी जताई थी। अब इस पूरे मामले में भले ही मोहन सरकार सख्त है, कार्रवाई लगातार जारी है। दवाइयों की दुकानों यानी मेडिकल पर फार्मासिस्ट को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है, लेकिन कफ सिरप से संबंधित डॉक्टर्स पर कार्रवाई को लेकर डॉक्टर्स एसोसिएशन विरोध में है। अब स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर कार्रवाई है। मेडिकल्स को लेकर प्रदेश भर में विभागीय कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ इतनी कार्रवाई से सिस्टम सुधर जाएगा? अफसरों पर कार्रवाई और निलंबन, रंगनाथन की गिरफ्तारी से 21 मासूम की मौत पर पर्दा डल जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है कि कुछ वक्त बाद सब भुलाकर फिर से सिस्टम उसी ढर्रे पर नहीं आ जाएगा? तो सवाल बहुत सारे हैं, चर्चा पर चलेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। आज मैं नागपुर में एम्स के इस स्थान पर हमारे जो जहरीली कफ सिरप पीने के कारण से जो घटना हुई है, उन बच्चों के, घायल बच्चों से मिलने, बीमार बच्चों से मिलने आया हूँ। और जहाँ जिस प्रकार से हमने प्रशासन को ताकीद किया है, नागपुर प्रशासन भी चिंता कर रहा है, एम्स के डॉक्टर भी चिंता कर रहे हैं। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वहाँ के विद सांसद बंटी साहू जी छिंदवाड़ा, और हम सब, डॉक्टर पंडागरे, बैतूल विधायक, सारे लोग हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में से किसी को कष्ट नहीं आए और जितना जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कहा किसी बात की आवश्यकता हो, यहाँ से कहीं ले जाके एयर एम्बुलेंस लगाना हो या कहीं भी, तो हमने कहा नहीं, जितना बेहतर हो सकता करे भी रहे और उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए। सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा से कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा कि कोई भी अपराधी है, जैसे दवा निर्माता अपराधी है, हमारी पुलिस उसको तमिलनाडु भी गई है, वहां से भी पकड़ा है। और हम जो भी जहां भी होगा, जो गलती करेगा, हमारी पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है, सरकार छोड़ने वाली है। हमने निर्देश दिए हैं, हर हालत में कठोर कार्रवाई करें। छिंदवाड़ा में जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है, जो दक्षता के आधार पर होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार उसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं एसआईटी के गठन के समय भी मैंने बोला था और आज मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। सरकार का एक्शन जरूर है, लेकिन क्या सुधरेगा सिस्टम, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, कार्रवाई की जा रही है, सरकार भी सख्त हो गई है, लेकिन पूरे सिस्टम को लेकर सवाल अब भी हैं। और लगातार जो मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये भी सवालों के घेरे में है कि ना जाने और कितनी मौतें जो हैं वो बाकी हैं। और इसलिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी सी घटना नहीं थी, मासूम बच्चे जो काल के गाल में समा गए। समझना पड़ेगा कि इस पूरे सिस्टम को ही यदि जिम्मेदार माना जाए तो दोबारा ऐसी कोई घटना भविष्य में नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, मीडिया पैनलिस्ट हैं वंदना त्रिपाठी। वंदना जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल। शिम्पी जी का भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए।
जीडीए के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर यशवीर गुर्जर। यशवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मीडिया प्रभारी हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राजवीर त्यागी। राजवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश मालवीय। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राकेश जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है आपकी। राकेश जी, क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से आया, कार्रवाई भी हो रही है, जिनकी गिरफ्तारी होनी थी उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। सवाल इस बात का है कि सिस्टम पर एक सवाल है, हम कैसे मान लें कि भविष्य में आने वाले समय में दोबारा ये सारी चीज़ें नहीं होंगी? किस तरह के एक्शन लिए जाएं, किस तरह की मॉनिटरिंग अब की जाए, किस तरह की व्यवस्थाओं को अब लाया जाए ताकि ये ना हो? क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसको ये नहीं कह सकते हैं कि गलती से हो गया या पता नहीं था। सबको सब पता होता है, कहाँ दवाई बनी, कैसे बनी, क्या मिला रहे हैं, मिलाने वाले को नहीं पता। तो ओवरऑल मतलब इतनी चर्चा हम इस पे कर चुके हैं ना कि मुझे शायद एक एक पॉइंट पर आने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल किसे जिम्मेदार मानते हैं और कैसे इसको सुधारा जाए? जिम्मेदार पूरा का पूरा सिस्टम है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, सबको सब मालूम था। अगर मैं अपने जो मेरा डेजिग्नेशन है और जिस वर्ग से मैं आता हूँ, मैं अगर उसकी बात आपको बताऊं तो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और चिकित्सक महासंघ ने 2024 सितंबर और फरवरी 2025 को लेके सरकारी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अमानक और नकली दवाइयों की सप्लाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन में हमने अमानक दवाइयों की होली तक जलाई, और उसके बाद हमने उप मुख्यमंत्री जी और उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख सचिव के सामने हमने एक बात रखी कि प्रदेश में अमानक दवाइयां धड़ल्ले से, प्राइवेट की तो बात छोड़िए, सरकारी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आ रही है। इसके लिए कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि आदमी नकली दवाई बनाने से पहले 100 बार सोचे। और उसमें हमने उनसे ये कहा कि सबसे पहले आप, जो भी व्यक्ति नकली दवाई बनाता है, जो इस नकली दवाई के मार्केट सप्लाई में अपना योगदान देता है इस भ्रष्ट सिस्टम में, उसके ऊपर एफआईआर की जाए, उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं और आजीवन सजा कारावास का एक प्रावधान सरकार लाए। ये बात हमने फरवरी 2025 में की। आज अक्टूबर 2025 चल रहा, 8 महीने हो गए, हमारी बात को नहीं सुना गया। और अंत में आज हम जो ये देख रहे हैं कि देश के नौनिहाल, इस प्रदेश के नौनिहालों का तकरीबन 20 से और ऊपर संख्या हो चुकी है, उनका चले जाना, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जिसके ऊपर कार्रवाई की गई, यहाँ कार्रवाई कुछ बेहद चुनिंदा लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। सबसे पहली कार्रवाई, जिस व्यक्ति ने इस दवाई में मिलावट की, वो जहर मिलाया, उसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिसने भी मिलाया। दूसरी बात, जो व्यक्ति और जो सिस्टम इसके लिए जवाबदार थे, जैसे कि ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, उन सबके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन हमारे साथ में क्या हुआ कि एक सॉफ्ट टारगेट समझ के पूरी सरकार ने और पूरे सभी लोगों ने एक नैरेटिव सेट किया कि वो डॉक्टर जिसने उन मरीजों को देखा, उन मरीजों का परीक्षण किया और दवाई लिखी, वो दवाई ना तो वो डॉक्टर बनाता था, वो दवाई ना तो वो डॉक्टर वहां से खरीद कर लाता था, वो दवाई ना तो उसके किसी तरह से स्टॉकिस्ट में शामिल था। तो उसके ऊपर एफआईआर की गई, उसको रात में 2:30 बजे गिरफ्तार किया गया, और आज भी वो डॉक्टर जेल में है। जबकि जेल में उन लोगों को होना चाहिए था जिन्होंने ये दवा बनाई, जिन्होंने ये जहर दवाई में मिलाया, और बिल्कुल ठीक है, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के वो सारे अधिकारी और वो कमीशन खोर सारे इंस्पेक्टर्स जिन्होंने इस दवाई को मार्केट में बेचने का परमिशन दी। ठीक है, मेरी बात यही। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप बहुत कम समय के लिए हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया। और बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले अभी समझना पड़ेगा, डॉक्टर यशवीर, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज। यशवीर जी, आवाज आप तक? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। मुझे ऐसा लगता है ये पूरा मामला जो आया, देखिए जहां कार्रवाई होनी थी वो हुई है, गिरफ्तारी होनी थी, गिरफ्तारी हो गई है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन ये फ्यूचर में नहीं होगा। इस तरह की
कोई भी एक्टिविटी नहीं होंगी, इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या किया जाए? अभी जैसे डॉक्टर राकेश बता रहे थे कि कड़े प्रावधान, कड़े कानून की बात की गई है, पहले से सारी चीज़ें रिकॉर्ड में दी गई थी और लेटर भी लिखे गए थे। यदि उसे फॉलो किया गया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, यानी कंप्लेंट्स पहले से थी, तो फिर आज ये तस्वीर हमारे और आपके सामने है और भविष्य में ना होगी, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, आप बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि भविष्य में ऐसा क्या ना हो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी जो घटना हो गई है वो हो गई है, लेकिन आगे ये घटनाएं ना हो वो सुनिश्चित करना ये सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? इससे अगर ये घटनाएं बार बार हो रही हैं तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि जो भी ये दोषी है इनके अंदर डर नहीं है सरकार का, या नियम का डर नहीं है, या हमारे नियम उतने कड़े नहीं है कि इनको वो सजा दे सकें जो इनके अंदर वो डर बिठाए कि ये ऐसा कृत्य करने से पहले 100 बार सोचें। तो सबसे पहला तो जैसा मालवीय सर भी बोल रहे थे कि ऐसे प्रावधान हो कि जिस कंपनी वाले ने ये किया है उसको तो आजीवन कारावास की सजा दी जाए। और क्योंकि ये मृत्यु है पूरी तरीके से, उसकी वजह से 19 बच्चों की मौत हुई है, तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। तो इसलिए इस पे इतने कड़े प्रावधान बनाए जाएं कि आगे से कोई ऐसा करने की सोचे भी तो उसको इतना डर हो सरकार का करने की कभी सोच ना पाए। ठीक है, अभी देखिए क्या कार्रवाई हो रही है, जैसे आपने कहा कि सरकार कार्रवाई कर, तो सरकार ने क्या कार्रवाई की है? दवाई बैन की है ना, किसी एक ऑफिसर को दूसरे ऑफिसर को सस्पेंड किया है। लेकिन दवाई बैन करने से क्या होगा? वो कंपनी जिसने एक दवाई में जहर मिलाया है, क्या उसकी नियत पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या वो दूसरी दवाइयों में भी जहर नहीं मिला सकती? तो क्या उस कंपनी को ही पूरी तरीके से बंद करके और उसका जो उसका टॉप लेवल था उसको जेल के अंदर डाल के हमेशा के लिए आजीवन कारावास देना, क्या ये सही नहीं होगा? और क्या ये वो एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा कि आगे से कोई ऐसा करने के लिए 100 बार सोचे? ये हमारी मांग। ठीक है, वापस आऊंगी। राजवीर जी, हम पिछली बार भी चर्चा में बैठे थे और एक बहुत अच्छी बात हुई है, जो आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी मेडिकल, खासतौर पर फार्मासिस्ट होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। आप बिना उसके कोई भी मेडिकल संचालक जो होंगे या मेडिकल की शॉप्स होती हैं जो भी हैं, वो उनके बिना दवाइयों को रिलीज़ नहीं कर सकते। तो एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ों पे इतनी सख्ती आज क्यों? ये तो हमेशा से होना चाहिए था और आई होप कि होता भी होगा। बहुत सारी जगह पे जो एक्सपर्ट हैं, जो सारी चीज़ों को देख परख के देते हैं चीज़ों को, दवाइयों को, वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन इस घटना ने तो वाकई में हिला कर रख दिया, क्योंकि 21 से 22 बच्चों की मौत छोटी सी बात नहीं है। और ये चीज़ें पर्टिकुलर किसी मेडिकल से नहीं आई, ये तो पूरा एक लॉट आया, कहाँ से बनी, एक कंपनी ने भेजा, वहाँ से चीज़ें आ गई। और कहते हैं ना कि वो अमानक है या मानक है, वो जो भी है उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। जैसे डॉक्टर राकेश जी कह रहे थे कि ड्रग कंट्रोलर और बाकी लोगों को देखना चाहिए था, आपकी जिम्मेदारी है, तो वहाँ से तो आप चूक गए। अब कार्रवाई डॉक्टर्स पे की गई है। हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे ये सारी चीज़ें ना हो, लेकिन क्या ये सिस्टम सुधरेगा इतने एक्शंस के बावजूद? सबसे पहले तो एमपी फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, स्वदेश को बहुत बहुत आभार कि आपने मौका दिया। और ये सिस्टम अगर इसी तरह से रहा, मतलब जो जैसे पहले था, तब तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार ने अपनी आंखें खोली हैं और जिस हिसाब से वो एक्टिव होके कार्रवाई कर रहे हैं और सख्ती से सभी ड्रग डिपार्टमेंट के लोग पूरे शहर में या पूरे प्रदेश में चेकिंग कर रहे हैं, और ये एक दिन अगर होके और 2-4 दिन के बाद बंद हो जाएगा, तब तो फिर वही पहले जैसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन अगर ये सतत चलता रहा तो निश्चित तौर पर ये जनमानस को इसका लाभ मिलने वाला है, पेशेंट को इसका लाभ मिलने वाला है। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि चूँकि सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर बिल्कुल ही कोताही नहीं बरती जा सकती। ये निरंतर चलता रहना चाहिए। और चूँकि कुछ प्रदेश में लैब की कमी है, कुछ स्टाफ की कमी है, उसको भी पूरा किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। और अगर इस तरह से अगर चलता रहा, 4 दिन के बाद ये फिर उसी डस्टबिन में डाल दिया जाएगा पूरा अभियान और सब सो जाएंगे, तो फिर भी ये ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं वापस आऊँगी। वंदना जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी, मेरी आवाज़ अब तक पहुँच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज़ पहुँच रही है। वंदना जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्योंकि कहते हैं सरकार यदि संवेदनशील है, सरकार काम कर रही है, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो गई है, सब चीज़ मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सभी लोग कह रहे हैं, जो यदि गुनहगार है वो सिस्टम है। तो मैम, सिस्टम को भी तो आप ही लोग देखेंगे, सिस्टम को भी सरकार देखेगी, और हर चीज़ पर पैनी नज़र, प्रॉपर मॉनिटरिंग और एक सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन तो हमें दिखा है, बिल्कुल दिखा है सरकार का। लेकिन
सिस्टम को सुधारना भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नहीं सुधरेगा तो ऐसे ही हमारे सामने घटनाएं आती रहेंगी। जी देखिए, पहले तो आज इस विषय पर मैं आपको अपडेट दे दूं कि तमिलनाडु वो राज्य है जहां ये दवाई, जहरीली दवाई बनाई जा रही थी और जिसका सेवन मध्य प्रदेश के मासूम बच्चों ने किया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो उस व्यक्ति को जो इन सब के पीछे करता धरता था उसे पकड़ लिया गया, उसे SIT ने हिरासत में ले लिया है। और चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान में ले रहे हैं और उक्त जहरीली दवा की जांच में विलंब करने वाले 3 अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। ड्रग कंट्रोलर को भी हटा दिया है। जिस राज्य में दवाई बनाई जा रही है, अभी तक वहां पर FIR क्यों नहीं हुई? ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं? प्रश्न ये है। प्रश्न हमारी सरकार ने तो अपनी SIT का गठन किया, SIT ने तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति को पकड़ा। जितने भी अधिकारी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं उन्हें एक एक करके हटाया जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया, 2 DIs को हटाया जा चुका है और आपने देखा कि एक डॉक्टर को भी जेल की हिरासत में भेजा जा चुका है। तो जितनी भी चीजें तत्परता के साथ सरकार कर सकती थी, सरकार ने करी है और ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस विषय पर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्पष्टता के साथ कार्य कर रहे हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वही बात मैं भी दोहराऊंगी कि इसमें जो जो लिप्त पाया जा रहा है उस हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ये आपने देखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तमिलनाडु से जो ये जहर आ रहा था, तमिलनाडु में आखिर इस कंपनी को ये दवा बनाने की सर्टिफिकेट किसने दिया? और एक बात और कि कांग्रेस पार्टी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। कांग्रेस पार्टी जरा ये स्पष्ट करे कि क्या उनके लिए राजनीतिक गठबंधन ज्यादा जरूरी है या उनके लिए मध्य प्रदेश के उन मासूम बच्चों की जान ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जब से तमिलनाडु का विषय इस विषय में आया है तो कांग्रेस पार्टी ने मौन धारण कर लिया है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तो प्रश्न चिन्ह लगाती है, पर क्या तमिलनाडु की उस सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है जिसने इस प्रकार के जहर को बनने दिया, बिकने दिया और दूसरे राज्यों में भेजा गया? क्या तमिलनाडु में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पे स्पष्टता देगी? क्या ये कांग्रेस पार्टी बताएगी कि डाई इथेनॉल ग्लाइकॉल जो एक जहर माना जाता है, वो सॉल्वेंट मिलाकर दवाई आखिर तमिलनाडु में क्यों बनाई जा रही है? ठीक है वंदना जी, हाँ, जवाब लूंगी, लेकिन मुझे एक बात ऐसी लगती है, दवाई तमिलनाडु से बनी, वहां कार्रवाई होनी चाहिए, सब चीज होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है मध्य प्रदेश की सरकार ने SIT गठित की, उनको पकड़ के लाई, मैं सारी चीजों को मानती हूँ। लेकिन मैम जब ये पूरा लॉट और ये बैच आया तब हमारे यहाँ भी चेक करने का एक प्रावधान है ना कि दवाइयाँ हमारे यहाँ कैसी आई। हमको भी देखना चाहिए कि तमिलनाडु से जो चीज़ें आई हैं वो मानक हैं, अमानक हैं। हमारे यहाँ भी टीम है जो काम करती है, तो हमें वो भी देखना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार कार्रवाई की है। जो ड्रग कंट्रोलर हैं उन लोगों को, उन पर भी कार्रवाई की गई है, तो कड़ियाँ यहीं से जुड़ी हैं। कार्रवाई उन्होंने की, मैं इस चीज़ की बिल्कुल सराहना करती हूँ। लेकिन आने वाले समय में भी कोई भी दवाई किसी भी स्टेट से आ रही है तो हमारे यहाँ की टीम की प्रायोरिटी है कि वो इन सारी चीजों को पहले चेक करे, तब हम उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। डायरेक्ट पेशेंट के पास तो नहीं जाती है, तो हमें हर पहलू को समझना पड़ेगा। शिम्पी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ शिम्पी जी, क्योंकि देखिए राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें दोबारा ना हो, और सिस्टम को कितना बड़ा फेलियर मानती हैं और क्या होना चाहिए, और सरकार ने जो एक्शन लिया उस पर क्या कहेंगी? देखिए राकेश जी, जब MY हॉस्पिटल की घटना हुई थी इंदौर में, तब भी हमने आपके चैनल पर डिबेट किया था और जो कार्यवाही मध्य प्रदेश सरकार ने करी थी, हमने उस पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी। आज हम पुनः उसी आपत्ति को दर्ज करवा रहे हैं। जब तमिलनाडु सरकार ने 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश करी, तो सबसे पहला काम मध्य प्रदेश सरकार का था ड्रग कंट्रोलर DK मौर्य को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना। राजस्थान सरकार ने किया था, किंतु मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया। एक तरफ आप कह रहे हैं हमने SIT का गठन कर दिया है, दूसरी तरफ आपने DK मौर्य को अपर सचिव बनाकर बैठा दिया है सरकारी कुर्सी के ऊपर, और फिर भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम निष्पक्ष कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरी बात, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग हैं संदीप यादव जी, उनके ऊपर आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं करी? 3
सितंबर को पहली मृत्यु हुई थी एक बच्चे की। 4 से 6 सितंबर तक सिलसिलेवार तरीके से ये मृत्यु का आंकड़ा बढ़ने लगा। बच्चों के अभिभावक स्पष्ट तौर पर ये कह रहे थे कि कफ सिरप लेने के बाद में बच्चों की मृत्यु हो रही थी। सबसे पहला काम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग का था कि वो इमीडिएटली सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के सीएमएचओ को ये आदेशित करते कि तत्काल प्रभाव से ये जो मेडिसिन मार्केट में बिक रही थी इनको विड्रॉ किया जाए, इनकी बिक्री पर रोक लगाया जाए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की सरकार एक महीना इंतजार करती रही जब तक तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट नहीं आई। और तीसरी कार्यवाही बनती है स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर, जो भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता तमिलनाडु सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और कांग्रेस पर निशाना साधने का प्रयास कर रही है। तो हम जवाब दे देते हैं कि इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने 2 बयान दिए थे। पहले बयान में उन्होंने ये कहा कि दवाइयां इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जब मीडिया हाउसेस और विपक्ष ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो दूसरा जवाब उन्होंने ये कहा कि 12 में से 3 दवाइयों के सैंपल रिपोर्ट्स आए हैं और उसमें कुछ भी नहीं पाया गया है। यानी स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने तो दवाइयों को क्लीन चिट दे दिया था और दवाई कंपनी को भी क्लीन चिट दे दिया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए तमिलनाडु सरकार का, जिन्होंने निष्पक्षता से इस रिपोर्ट को पेश किया। दूसरी बात की ये दवाई वहां पर बन कैसे रही थी, तो देखिए सबसे पहले जो डीसीजीआई होती है विच इज अ सेंट्रल अथॉरिटी, वो लाइसेंस देती है दवाई बनाने का और उसके बाद में जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है दैट कम्स इनटू एक्शन, उसके बाद वो लाइसेंस परमिट करती है। तो पहला प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। दूसरी बात, तमिलनाडु सरकार ने आज निर्णय लिया है कि उस कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी, वो दवाई मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। तीसरी बात, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को 1 महीने तक समय नहीं मिलता है कि वो वहां पे जाके पीड़ितों से मिल सके, उनकी तकलीफों को समझ सके। और मुख्यमंत्री जी की तो इतनी असंवेदनशील तस्वीर निकल कर आती है जहां पर वो असम में जाकर हाथियों को गन्ना खिला रहे थे। और अब ये कार्रवाई के नाम पर क्या कर रहे हैं, इन्होंने डॉक्टर को दोषी बना दिया है। देखिए डॉक्टर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अंतिम कड़ी होता है। आपने डॉक्टर को किस आधार पर आरोपी बनाया है? हम मानते हैं उन्होंने इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया, लेकिन राखी जी सबसे पहला प्रश्न उठता है ड्रग कंट्रोल एंड फूड एसोसिएशन के ऊपर, जिनका ये कर्तव्य होता है कि जब भी कोई दवाई का बैच दूसरे राज्यों से हमारे प्रदेश में सर्कुलेट होने के लिए या बिकने के लिए आता है तो उनको ये सुनिश्चित करना होता है कि उसके क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके क्लिनिकल टेस्टिंग्स हुए हैं। सेकेंडली, जब डीसीजीआई ने दवाइयों को अप्रूवल दिया है तो डॉक्टर इस बात को ये फॉर ग्रांटेड मान के चलता है कि जो मेडिसिन है वो डीसीजीआई अप्रूव्ड है या डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है तो वो सेफ है और वो प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। तो देखिए जो भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है उससे ना जनता संतुष्ट है ना विपक्ष संतुष्ट है। और हमारी तो आज भी यही मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करिए, ड्रग कंट्रोलर को बर्खास्त करिए और आप प्रमुख सचिव संदीप यादव को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करिए। देखिए एक बात हमें समझनी पड़ेगी, हालांकि ये विषय बड़ा है, समय की सीमा है मेरे पास, लेकिन एक चीज हमें देखनी पड़ेगी, जो सिस्टम पे सवाल आते हैं उस सिस्टम को तो ठीक करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, क्योंकि मासूम बच्चों की मौत का मामला था और लगातार हम सवाल उस जगह से ही आते। देखिए कहां से आया, कैसे आया, यहां चेक क्यों नहीं हुआ, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ऊपर से नीचे तक सारी चीजों पर बात करने की जरूरत है। लेकिन आने वाले समय में ऐसी चीजें ना हो, और कितनी चीजें हैं, कहाँ हैं, क्योंकि एक अभियान ये भी चलाया गया कि सारी जो ये कोल्ड ड्रिंक की शीशियां हैं उनको लिया जाएगा। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ गई है, लोग कोल्ड ड्रिंक के नाम से जानने लगे हैं कि जिसके पास भी होगी वो इसका सेवन ना करे। लेकिन हमें फिर भी अलर्ट रहना है। आने वाले समय के लिए कोई भी इस तरह की मेडिसिन यदि आती हैं कहीं से भी, तो अब जाके कम से कम सिस्टम मजबूत हो जाए, क्योंकि इस तरीके से जो बच्चों की जान गई है उनसे पूछिए जिनके पेरेंट्स जो हैं, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि सिस्टम को लेकर कुछ अच्छा किया जाए, ताकि आने वाले समय में चीजें बहुत अच्छी हमें दिखें। रही बात कार्रवाई की, तो अभी तो बहुत लोगों की लाइन है, देखिए कौन कौन इसकी गिरफ्त में आता है और किस पर क्या एक्शन सरकार लेती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि लगातार कफ सिरप का
कहर कहना चाहिए और एक जहर जैसी जिस तरीके से ये फैली उस पर मोहन सरकार का एक्शन हुआ है। लेकिन ये सिस्टम कब सुधरेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सिस्टम में सभी लोग आए हैं। बात सिर्फ तमिलनाडु से आई हुई कंपनी से दवा बनने की नहीं थी, यहाँ की जिम्मेदारियां भी थी। सरकार जरूर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आने वाले समय में भी इन चीजों को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।